हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से हिंदी गद्यांश। ये हमारा अपठित गद्यांश है जिसमें हमें गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। ये हमारे हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। हमने आज 2 गद्यांश लिए हैं। तो हमारा गद्यांश एक है, कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो नहीं कह सकता कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव अवश्य खटकता है। तो यानी कि अंडरलाइन की जानी चाहिए कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे। प्रसिद्ध है कृष्ण की बंसी मधुर आवाज़ और गोपियों की कृष्णोत्सर्ग प्रेम कथाएं। भोर का फूटता प्रभात हो, यह रात्रि की छिड़ती रागनी हो। जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधे कुंज लताओं को चीरती गूंजती हुई जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधों कुंज लताओं को चीरती गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, वह प्रेम में बाह्व्यल हो मदहोश बनी अपने प्रिय के पास चल पड़ती थी। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट परमात्म तत्वों में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत है। इस लौकिकता में भी अलौकिकता अंतर्निहित है, पर इस अलौकिकता को पहुँचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। मुझ जैसों की क्या विसात। मेरे लिए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की क्लिष्टता से बढ़कर है। अब ये हमारे क्वेश्चन। लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है? क्योंकि वह कदम्ब के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वह यह मानता है कि कदम्ब के वृक्ष के बिना कृष्ण पूरे नहीं हैं। लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व का आधार कदम्ब है। कृष्ण लेखक प्रकृति प्रेमी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कृष्ण कृतित्व का आधार कदम्ब को बताया गया है। निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विहल होने के पीछे का कार्य करता है। कदम्ब का वृक्ष, गोपियों का कृष्ण प्रेम, बांसुरी की धुन, अपने प्रिय से मिलने की तीव्र इच्छा। तो इसका आंसर क्या है? बांसुरी की धुन। तो इसमें क्या है हमारा? बांसुरी की धुन। अब हमारा दूसरा गद्यांश। हुएन-सांग की यात्रा और उनके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अगर वे उपलब्ध न रहे होते तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सा कोना अंधेरे में डूबा रहता, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वृत्तांत भी सम्मिलित हैं। हुएन-सांग एक असंतुष्ट शोधकर्ता थे, इसलिए यात्री बन गए। अंडरलाइन। चीन के हुनान फू के पास जन्मे हुएन-सांग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए, किंतु और जानने की लालसा तथा उपलब्ध ज्ञान से असंतुष्ट ही उन्हें भारत की ओर खींच लाई। ये जरा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा उन्हें भारत की ओर खींच लाई। भारत यात्रा के लिए चीनी सम्राट ने उन्हें पर पत्र जारी नहीं किया, अतः वह गुप्त रूप से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इस भूमि में प्रविष्ट हुए। वे अपने 2 साथियों के साथ लांगजू पहुँचे। कहाँ पहुँचे? लांगजू। वहाँ से आगे बढ़कर गोबी की मरुभूमि को पार किया। अंडरलाइन। दुश्वारियाँ इतनी थी कि साथी लौट गए, किंतु हुएन-सांग चलते रहे। अंडरलाइन। अब हमारा क्वेश्चन। हुएन-सांग की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि उनकी किस वृत्ति ने तैयार की? अध्येता, अनुसंधानकर्ता, जो उपलब्ध ज्ञान से अधिक जानना चाहता था, बौद्ध धर्म की जन्मस्थली को जानने की लालसा और ज्ञानार्जन। तो इसमें क्या है हमारा? अनुसंधानकर्ता, जो उपलब्ध ज्ञान से अधिक जानना चाहते थे, उनकी जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। अभी हमने पढ़ा था, देखो ये लिखा, हुएन-सांग एक असंतुष्ट शोधकर्ता थे, इसलिए यात्री बन गए। यानी कि हमारा क्या है?
उन्हें उपलब्ध ज्ञान से संतुष्टि नहीं होती थी, वे अधिक और जानने की इच्छा रखते थे। अब है दूसरा क्वेश्चन। हुएन सांग ने यात्रा में अनेक दुश्वारियां सही जबकि उनके साथी वापस लौट गए, इसके पीछे का क्या कारण था? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, शोध वृत्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, संसाधनों का अभाव। तो इसमें क्या थी? दृढ़ इच्छा शक्ति। उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति, बिना कोई भी कार्य बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपने फैसले पर अडिग नहीं होगे तब तक आप कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर